हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जो क्लास हमारी है +2 और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें अपने देश में पॉलिटिक्स को स्टडी करना है जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसके बाद। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। तो ये है हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, हमारा टॉपिक है ये, यानी कि हमने अपने देश को प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट किया है। तो वो कैसे किया है? तो शुरुआत हुई थी इसकी प्लानिंग कमीशन से। उसके फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जो है उन्होंने 5-5 साल के प्लान बनाने का सोचा, जैसे कि यूएसएसआर में होता था। तो इसके बाद जो है पहला 5 ईयर प्लान आया टू गेट कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि 51 से लेके 56 तक, ठीक है, 1951 से लेके 1956 तक हमारा ये प्लान रहा। तो वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो गरीबी से बाहर आए, इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया। इंडिया शुड hasten slowly for the first 2 decades as the fast rate of development might endanger democracy। तो हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने देश को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। हम अपने देश में ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से ग्रो करना है, और अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। तो उसी के लिए हमने स्लो ग्रोथ के बारे में सोचा, और 2 डेकेड्स तक जो है इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ, स्लो डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा हिट हुआ था पार्टीशन से, और उसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि आप सोच सकते हैं कि जब हमारा देश जो है डिवाइड हुआ 3 हिस्सों में, तो क्या हुआ था कि जो ज्यादातर मिल्स होती थी कॉटन की, कॉटन जो है उससे कपड़ा बनाया जाता था। कपड़ा बनाने की और उसको जो है प्रोसेस करने की जो काफी ज्यादा जो फैक्ट्रीज थी वो कहीं और थी, और पार्टीशन के बाद उनके जो लोग हैं वो कहीं और चले गए, तो फिर वो किसी काम की नहीं रही। ऐसा ही जूट के केस में भी हुआ, जूट और कॉटन के केस में ऐसा बहुत ज्यादा हुआ। तो इसके बाद भाखड़ा नांगल डैम, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जो है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट रहा ये हमारे देश में। इसको भी प्लान डेवलपमेंट के तहत ही बनाया गया था। अब इसमें है nevertheless people saving did rise in the first phase of the plan process until the end of the third 5 year plan। जो लोगों की सेविंग्स है, उन्होंने जो सेव किया है उसको जो है उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ाया तीसरे 5 ईयर के प्लान के एंड तक, ठीक है। जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया तो चीजें कम होने लगी, और इसके बाद जो है but the rise was not spectacular as was expected in the plan beginning of the first plan। यानी कि इसमें जो है सेविंग उतनी तो नहीं हुई जितना हमने सोचा था, लेकिन फिर भी लेटर फ्रॉम द अर्ली 1960s टिल द अर्ली 1970s द proportion ऑफ द सेविंग इन द कंट्री एक्चुअली ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली। जो सेविंग्स है वो काफी ज्यादा कम होती चली गई 1970s तक, 1970s अर्ली तक। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब दूसरा 5 ईयर प्लान आया, उसमें जो है हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया अगले 5 साल के लिए। उसमें जो है जो लीडर थे उसके वो थे पीसी महानोबोलिस, ओके। अब इसके बाद जो है द कांग्रेस पार्टी इन इट्स सेशन हेल्ड एट अवाडी नियर देन मद्रास सिटी पास्ट एन इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ, अवाडी सेशन जिसको कहा गया, वो जो था मद्रास सिटी के पास, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। इट डिक्लेयर दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल, यानी कि उनका जो गोल है वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट रहेगा आगे। The government imposed substantial tariff on import in order to protect domestic industries। उन्होंने क्या किया सबसे पहले कि जो बाहर से लोग चीजें ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, यानी कि अब जो है जो अब हमारे देश में ही चीजें बन रही हैं उन पे ही स्ट्रेस दिया जाए, ठीक है। अब इंडीड सच अ पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट। इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अदा किया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, लेकिन भारत जो है टेक्नोलॉजी के केस में बहुत पीछे था। सो इट हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। इसलिए उसको बहुत ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी खरीदने में वेस्ट करना पड़ता था। एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट आती थी एग्रीकल्चर की बजाय। द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। तो इसी वजह से जो है फूड कम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। तो उनके लिए बैलेंस करना इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो तीसरे प्लान में जो है डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, ये जो है जो तीसरे हमारा प्लान था वो दूसरे प्लान से थोड़ा डिफरेंट था।
अब अदर थॉट दैट द इंडस्ट्री वाज रोंगली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जो इंडस्ट्री है उसको ज्यादा इंफोसिस दिया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन जो हमें जो है उस टाइम पे ऐसा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो काफी हैवी नहीं थी, लेकिन हमें जो है उस पर फोकस करना चाहिए था उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमें जो है HVY सीड्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा, हाई यील्डिंग वेराइटीज पे। इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी रही, यानी कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं या एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं। इसके बाद हमने जो है मैनी थॉट्स दैट द सेकंड प्लान लैक्ड एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट एंड द एम्फोसिस ऑन द इंडस्ट्री कोज्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडियन टू सफर। तो क्या हुआ कि इस प्रकार जो है सेकंड 5 ईयर प्लान की वजह से जो रूरल एरियाज है उनको सफर करना पड़ा। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक JC Kumarappa proposed a alternative blueprint that put great emphasis on rural industrialization. Chaudhary Charan Singh, a Congress leader who later broke from the party to form BLD, Bharatiya Lok Dal, forcefully articulated that the case for keeping agriculture at the center of the planning for India. उन्होंने कहा कि हमें जो है एग्रीकल्चर के प्लान को बीच में ही रखना है, उसके अराउंड ही सारे प्लान बनाने चाहिए। अब इसके बाद जो है इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो है भारत में प्लानिंग हुई, कुछ चीजों का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ। इस तरीके से जो हमें, जिसकी वजह से हमें फिर क्या करना पड़ा, हमें अपने देश में जो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लाना पड़ा। अब इसके बाद हमारा था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें या इंडस्ट्री को। अब इसके बाद आता है हमारा कि हम जो है पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दें या प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर का केस है कि सरकार सब कुछ चलाएगी, और प्राइवेट सेक्टर है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सब चीजें प्राइवेट चलाएगी, जैसे रेलवे हो गया हमारी, और भी इंडस्ट्री, स्कूल्स हो गए, यानी कि सरकारी नहीं होंगे, प्राइवेट ही होगा, रेलवे होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, पानी की होगी सुविधा या फिर कुछ ऐसी रोड बनाने की सुविधाएं हो गई, वो सरकार वो जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर बनाए। तो हमें जो है प्राइवेट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं छोड़ सकते। अब इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द 2 नॉन पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो 2 पाथ थे डेवलपमेंट के, फर्स्ट था कि US के जैसे, दूसरा था USSR के जैसे। तो इन दोनों को छोड़ के हमने किसी तीसरे प्लान को अपनाना पड़ा। नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वाज लेफ्ट एंटायरली ऑन द प्राइवेट सेक्टर, nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. अब हमने क्या करना है कि दोनों में ऐसा केस है कि अगर हमने कैपिटलिस्ट को अपना लिया तो मतलब प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि जो है लोग प्राइवेटली चीजों को अफोर्ड कर सके। और जो है USSR यानी कि सरकार के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए, मार्केट फोर्सेस का कोई हाथ ही ना हो, और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको एबोलिश कर दिया, ये ऐसा भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा, और फिर उसके लिए जो है गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी। लेकिन जो कम्प्लीटली जो हमारे देश में स्टील प्लांट्स हैं उसको लगाने में भी सरकार और जो है बाकी इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी बहुत हेल्प की थी। अब उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। अब आगे है एलिमेंट फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स वर टेकन एज मिक्स्ड टुगेदर इन इंडिया। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, यानी कि कुछ उससे हमने अपना तीसरा टाइप ऑफ डेवलपमेंट बना लिया, थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट हमने बना लिया। स्टेट कंट्रोल की इंडस्ट्रीज, यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, हमारा देश है, सरकार है, वो कुछ हैवी इंडस्ट्रीज को करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेक सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, ये काम जो है वो सरकार करेगी। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मार्केट का है, उसको वो जो है प्राइवेट चीजें ही करेंगी उसको। अब देखो जैसे राशन की दुकान होती है जहाँ पे लोगों को सरकारी रेट पे राशन मिलता है, वो होती है हमारी एक तरीके से सरकारी इंटरवेंशन है वो, जिसपे आप जाके कम दाम में सरकार वहां पे आपको भोजन, मतलब बोल सकते हैं कि खाना वगैरह मिल सकता है, जैसे गेहूं हो गया, आटा, दाल चावल, ऐसी चीजें वहां पे मिलती हैं। लेकिन हमारे पास प्राइवेट भी है, यानी कि लोग जो वो प्राइवेट भी खरीद सकते हैं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे पास। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। अब इसके कुछ आउटकम रहे, इसमें क्या क्या फायदा हुआ हमें। अब जो है लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के बहुत सारे हिस्सों में लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं हो पाए इम्प्लीमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस। अब जो है कहीं पे कोई जमींदार है जिसके पास एक गांव जितनी जमीन है, अब
जो है पॉलिटिकल चीजें भी उसके ही हाथ में है। अब उसको कहा जाए कि जो है प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको सरकार ले लेगी। अब क्या होगा कि वो खुद थोड़ी ना अपनी जो जमीन है उसको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा ना वो। तो इसीलिए हमें जो है वो इस चीज को फेस करना पड़ा। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कंटिन्यू टू बेनिफिट एंड थ्राइव वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच। जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका बहुत फायदा हुआ, जबकि जो गरीबी है वो ज्यादा कुछ कम नहीं हुई, ऐसी ही रही बहुत सारे एरियाज में। यानी कि उसका परसेंटेज कम हो गया लेकिन लोगों की संख्या कम नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो 100 लोग हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास 20% लोग जो वो गरीब हैं, ठीक है, तो 100 में से कितने गरीब हुए? 20 गरीब हुए। अगर हमारे पास 1000 लोग हैं, अब जनसंख्या बढ़ गई है, अब हमारे पास 10% लोग गरीब हैं, तो कितने लोग गरीब हुए? 100 लोग गरीब हुए। पहले 20 थे, परसेंटेज 20 था, अब हमारा परसेंटेज कम हो गया है, 10 हो गया, लेकिन गरीबों की संख्या 100 हो चुकी है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि परसेंटेज तो कम हो गया लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो चीज ज्यादा हो गई, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, उनकी संख्या ज्यादा हो गई, नंबर्स में वो ज्यादा बढ़ गए, नॉट परसेंटेज। ठीक है, अब इसकी फाउंडेशंस क्या क्या थी इन आउटकम्स की? तो इन दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड। इस टाइम पे भारत की फाउंडेशन को रखा गया था इकोनॉमिक सॉरी सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडियाज हिस्ट्री वाज टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय में भारत के जो ये प्लान थे, 5 ईयर प्लान थे, इसी टाइम पे भारत की फाउंडेशन को रखा गया। इसमें थे इंपॉर्टेंट थे भाखड़ा नांगल और हीराकुंड डैम जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे। ये उत्तराखंड में है भाखड़ा नांगल। और इसके अलावा सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, और कुछ हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन, ये चीजें जो है ये स्टार्ट हो रही थी इस टाइम पे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उसको भी इंप्रूव करना था सब्सटेंशियली, ये भी काफी इंप्रूव हुआ उस टाइम पे। ऑफ लेट सम ऑफ दीज मेगा प्रोजेक्ट हैव केम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। भाखड़ा नांगल डैम के अलावा जो हमारा चिपको आंदोलन था, आपने उसके बारे में भी सुना होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, यानी कि डैम्स जो हैं भारत के एक ऐसी चीज बनाई जा रही है भारत में जिसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी है। इस तरीके से हमें नुकसान और फायदे को बैलेंस करके देखना होगा कि हमें क्या चीज चाहिए। इस तरीके से अब लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल ऑफ दीज वाज द एबोलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी। सबसे पहला काम होता है जमींदारी को खत्म कर दिया गया था, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। रिलीज्ड लैंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ क्लास दैट हैड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। जिन लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, जमींदार को, लेकिन फिर भी वो जो है जो जमीन पे काम कर रहे हैं लोग, जमींदार काम नहीं करता था, वो लोगों को जमीन जो है भाड़े पे देता था, वो लीज पे देता था उनको, फिर उनसे पैसे लेता था बाद में। अब उसको थोड़ी ना इंटरेस्ट है कि कितना उग रहा है कितना नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। इसी तरीके से जो है एग्रीकल्चर में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसको जमींदारों को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ द लैंड लॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। अटेम्प्ट्स एट consolidation of land, bringing small pieces of land together in one place so that farm size could become viable for agriculture, were also fairly successful। तो रीऑर्गेनाइजेशन कर देना छोटे पीसेस ऑफ लैंड का, छोटी छोटी चीजों को जो है फार्म साइज में एक तरीके से उसको जोड़ दिया जाए। पहले जैसे होता था कि 1 बीघा जमीन के अंदर जो है बहुत सारे भाइयों का हिस्सा है, लेकिन उसको जो है बड़े जमीन के हिस्से के साथ मिला दिया जाए, तो क्या होगा कि जमीन बड़ी हो जाएगी, सभी को फायदा होगा। अब जो है लैंड सीलिंग जो है वो भी अपर लिमिट या फिर उसको जो है उसके लिए भी कानून बना दिए गए। सीलिंग यानी कि एक लिमिट है, उससे ज्यादा कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, तो इस तरीके से भी बना दिए गए। पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेट द लॉ। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है वो कानून को इवेट करने की भी कोशिश कर रहे की उन्होंने। दिस कुड हैपन ओनली इफ द रूरल लैंडलेस पुअर वर मोबिलाइज्ड। ऐसा तब हो सकता था, यानी कि इट वाज नॉट इजी टू टर्न दिस वेल मीनिंग पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इनटू जेन्युइन एंड इफेक्टिव एक्शन। इसको जो इफेक्टिव एक्शन में लाना था, इन कानूनों को इफेक्टिव एक्शन में लाना था, बहुत आसान नहीं था ये, क्योंकि जिनके पास जमीन नहीं है उनको वहां से हटाना भी है। और इस तरीके से जो है बट द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड वेडेड considerable political
इन्फ्लुएंस। तो लेकिन जो जिनकी जमीन है, जिनके पास बहुत बहुत जमीन है, वो लोग क्यों छोड़ेंगे जमीन, उनको तो चाहिए अपनी जमीन। और इसी तरीके से उन्होंने ये सब होने से रोका भी बहुत सारी जगहों पर। दे रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर, बहुत सारी जगहों पर ये जो है लैंड रिफॉर्म पेपर पर ही रह गए, आगे हुए ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसके बाद आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है इन टर्न पुश्ड इंडिया चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब क्या हुआ, भारत में जो है काफी प्रेशर बना भारत के ऊपर फूड क्राइसिस होने की वजह से, कि हमारे देश में खाना भी नहीं था, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी गरीब लोगों को, क्योंकि भारत में खाना ही नहीं था। तो यूएस ने काफी प्रेशर डाला भारत पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। नाउ इट वाज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज इन दोज एरियाज विच ऑलरेडी हैड इरिगेशन एंड दोज फार्मर्स हु वर ऑलरेडी वेल ऑफ। तो उन्होंने क्या किया सरकार ने, कि उन्होंने उन लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया जिनके जो जमीन है वो काफी, जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा है, और वो लोग जो है वहां पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे जमीन में ज्यादा फसलें उगने लग जाएं। लेकिन और इसी वजह से जो है इरिगेशन का जो ये हमारा हरित क्रांति का रहा, जिसमें कुछ हिस्सों पे ज्यादा ध्यान दिया गया और कुछ हिस्सों पे बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया गया। वहां पे इरिगेशन की सुविधा नहीं थी, यानी कि रेन फेड था सब कुछ, इस तरीके से हुआ। फिर तो जो जहाँ पे कैपेसिटी थी ना इंक्रीज करने की प्रोडक्शन को, वहीं पे ध्यान दिया गया। इसके बाद जो है फर्टिलाइजर HYV सीड्स जो है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड है, वो ऑफर की है सरकार ने। और जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन एट हाईली सब्सिडाइज प्राइस, बहुत ज्यादा कम पैसों में सरकार ने ये चीजें उपलब्ध करवाई जिससे लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, मॉडर्न एग्रीकल्चर ग्रोथ को इसने आगे बढ़ाया। ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ बट इंक्रीज्ड पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन्स, यानी कि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा था ये। इन मेनी पार्ट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीसेंट्री एंड लैंडलॉर्ड प्रोड्यूस्ड कंडीशंस फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीसेंट, ऑर्गेनाइज द पुअर पीसेंट्स। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक जमींदार है जिसके पास कुछ काफी लंबी चौड़ी जमीन है, उसके पास पैसा भी है, तो वो इन सब चीजों को खरीद सकता है। लेकिन जो लोग उस पर डिपेंड है, जिन्होंने अपनी जमीन को उसके घर पे जो है उस पे रखा हुआ है ना, पैसा लिया उससे, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं है अभी उस पे लगाने के लिए, अपनी जमीन पे ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि वो लोग जो है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बड़े जमींदार की बजाय छोटे जमींदार है जो उधार लेके अपना काम चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जा सकता है। तो ये वाली चीजों को ज्यादा हुआ। फिर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज आल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिडिल पीसेंट सेक्शंस, यानी कि छोटे सेक्शन जो है वो ज्यादा बन गए भारत में। दीज वर फार्मर विद मीडियम साइज होल्डिंग, ये जो है काफी ज्यादा संख्या हो गई उनकी, मीडियम साइज होल्डिंग्स थी उनके पास। who benefited from the changes and soon emerged politically influenced many part of the country, और वो लोग जो है काफी ज्यादा हिस्से में, भारत के बहुत बड़े हिस्से में वो काफी ज्यादा ऊपर उठ गए। अब इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट हुई। द पीरियड फ्रॉम 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industry। अब 1967 के बाद काफी ज्यादा जो है सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक थे 14 जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स, भारत जो सरकार है उसने बहुत सारे गरीबों के लिए प्रोग्राम जो है वो जो है उनको लॉन्च किया। द चेंज वर अकम्पनीड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि समाजवादी जो पॉलिसीज हैं उनको आगे लाया गया, जिसके अराउंड जो है पूरे मासेस का भी जो ख्याल रखा जाएगा। द कॉन्सिक्वेंस द कंसेंसस ऑफ द स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। प्लानिंग डिड नॉट कंटिन्यू बट इट्स सेलियंस वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, जो है प्लानिंग कंटिन्यू रही लेकिन जो है इसका सिग्निफिकेंस कम हो गया। 50s से 80s में इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट स्लगिश पर एनम 3 to 3.5% रेट। तो जो भारत की इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ कितनी रही 50s और 80s में 3 to 3.5, यानी कि सिर्फ इतने परसेंटेज ही ग्रोथ हुआ। इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग इन एफिशिएंसी एंड करप्शन इन सम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, द नॉट सो पॉजिटिव रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये करप्शन और जो है काफी हेल्पफुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहता था इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके अंदर, जो है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है एक वो चीज है जिसको इम्प्लीमेंट करना है आगे चीजें, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट अच्छे से, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में। द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री लॉस्ट द फेथ इन इनिशियली प्लेस्ड many of these institutions. Such lack of public faith lead to the policy makers to reduce the importance of the state in India's economy from the 1980s onwards। यानी कि इस वजह से भारत के जो लोग हैं उनका ओपिनियन प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी और सरकार के बारे में काफी डिक्लाइन हो चुका था। उनका जो ओपिनियन था वो काफी ऐसा था कि सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, 2 पार्ट्स में फिनिश किया मैंने इसको। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो प्लीज़ सजेस्ट मी, और आप रिकमेंडेशन देंगे तो मैं काफ़ी उनको कंसिडर करूँगी। तो प्लीज़ थैंक यू।